489 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 निकाल लें पेज 480 पे न्यूमेरिकल। कल तो हमारी 2 क्लासें हैं ना, इसलिए कल भी न्यूमेरिकल करना है। मुलाकात एसोसिएट्स एंड एओपीज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and is engaged in the business of manufacturing and distribution of various products. Following information has been extracted from MS record for February 2016, page 480. सेल्स, यार ये फ्यूल दे रहे हैं पाकिस्तान एयरवेज को जो ओस्लो जा रही है। ये गुजरांवाला के साथ है, ओस्लो पाकिस्तान से बाहर है। तो पेज निकालें। क्या कहते हैं आप? चैप्टर 22 कहते हैं, 446 जी हजरात, पेज 446 पे पढ़े। पॉइंट बी, सेल ऑफ स्टोर्स या प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन अबोर्ड अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। तो ओस्लो आजकल पाकिस्तान से बाहर है, तो ये 0 रेट सेल हो जाएगी। ओके। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, कॉर्पोरेट एंड अदर्स एज वेल। कॉर्पोरेट एंड अदर्स एज वेल क्या मतलब? कुछ कंपनीज को बेची होंगी, कुछ इंडिविजुअल एओपीज को चीजें बेची होंगी। और टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू बुरे बच्चे, तो इधर कितना लगाएंगे? 0%, इधर 17%, इधर 17 प्लस 3%। चलें जी, नोट कर लें इन तीनों चीजों को। वर्किंग वन क्या? वर्किंग वन क्या? 480 वर्किंग वन, पता नहीं वर्किंग वन 480 मुझे नहीं समझ आ रही। इनपुट वर्किंग 2, apportionment of input working 3। हाँ ठीक है, इनको दे दे। वर्किंग 3 कौन सी सेल? टैक्सेबल सेल 2 रजिस्टर्ड 2 अनरजिस्टर्ड। टैक्सेबल 0 रेट और एग्जम्पशन। असल में टैक्सेबल सेल ज्यादा होती हैं, इसलिए इसकी वर्किंग कर लेंगे। तो बताते हैं 0 रेट कितनी है? 500। ये ओस्लो वाली आ गई। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड, देखें इधर, टैक्सेबल टू रजिस्टर्ड। सेल जी, चलें। टेस्ट मंडे को होगा सेक्शन 8 तक, सेक्शन 8 तक सारा सेल्स टैक्स जितना पड़ा। अच्छा, इस तरह के सवाल ना पूछा करें। वो सर वो चैप्टर 23 में से जो रूल 4 पढ़ा था, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो भी है। वो 4 लाइनें याद कर लेना यार। क्या हो गया, टेस्ट में आएंगी नहीं आएंगी, क्या टेंशन है? कुछ 4-5 लाइनें परेशान हो रहे हो ना, टेस्ट में आनी या नहीं आनी, याद कर लिया करें यार। ऐसे ही मैसेज कर रहे होते हैं, फिर रिप्लाई यार अच्छा नहीं आनी, चलो रिलैक्स यार, ICAP में भी नहीं आएंगी। ओके, कितना करें, बहुत डिस्करेज किया जाता है। अब तो हमारा दिल नहीं जाता सवाल पूछने। चले चलें जल्दी करें। वर्किंग 1 2 3 आगे बढ़े जी। परचेजेस, परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। उधर ही कैमरा रखो यार, अभी नोट करें ये लोग। मैनेज हो जाएगी यहाँ अपोर्शनमेंट, कर लेंगे मैनेज, चलो ठीक है।
टैक्सेबल गुड्स, इधर आ जाओ। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, इस पे क्या लगेगा? 17%। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इंपोर्ट इंजन रॉ मटेरियल, जैसे मैं कहता था इंजन इंपोर्ट रॉ मटेरियल, इस पे क्या लगेगा? 17%। अच्छा ये तो परचेजेस हो गई। ऐसा ही है ना, इसमें कोई मसला है। कैसे पता चला? टैक्सेबल गुड्स परचेज्ड फ्रॉम इंक्लूड, आगे मुझे नहीं पता, जो भी इंक्लूड होगा उसको बाद में देख लेंगे। तो टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम, यानी 6,50,000 हैज सम प्रॉब्लम इन इट, और बाकी पे फिगर्स में कोई मसला नहीं, 1 लाख और 280 में। तो इसका फिर करना क्या होता है, 650 को ना इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसमें अगर कुछ चीज इंक्लूड है तो शायद माइनस करनी पड़े। ओके, पहले वाली परचेजेस, कैमरा उधर ना लेके जाओ, किताब से बताएं। पहले वाली परचेजेस 650, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। आगे चले, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड, डैश। आगे इंपोर्ट रॉ मटेरियल 17% लगाना है। इस 650 पे भी हम थोड़ा टाइम बाद 17% लगाएंगे। अच्छा जी, इंपोर्ट रॉ मटेरियल कितना? 280 इंटू 17%। एक इधर देखें क्या आ रहा है जवाब, 47.6। इसको अगर मैं राउंड करके लिखूं 40, तो कोई हर्ज नहीं, राउंड करके लिखने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। पॉइंट्स में जाएंगे तो ये भी पॉइंट्स में जाएगी, फिर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसको 48 कर लें। इसका आसान तरीका क्या होता है, कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद 0 डिजिट पे सेट कर लें। कितने लोगों को करना आता है? पॉइंट के बाद 0 डिजिट पे 2 लोगों को करना आता है, बाकी जाएं। तो कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे सेट कर लें और 0 डिजिट पे सेट कर लें, फिर वो पॉइंट्स देगा ही नहीं। ये नहीं कहना खराब हो गया है, अब मैं नया कैलकुलेटर लेके जा रहा हूँ, पॉइंट्स के बाद कुछ आ ही नहीं रहा। ओके चलें जी, उधर ही रखो। चलो ठीक है, आप मैसेज कर लिया, आप सेंड का बटन दबा दो। अच्छा पैसे सही कर रहे हो, पैसे सही कर रहे हो, मैं भी कर लूं फिर। 1000 वाले नोट बाहर लगाने होते हैं। चेक भी आ गया बीच में, उसके बाद 50 वाले तो ऑटो पे लगे हुए हैं, खुद ही लगे हुए हैं। और भी किसी ने कुछ करना तो कर ले, शुरू करते हैं क्लास। माइंड तो नहीं करता ना यार तू। पॉइंट 1 में आ जाएं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड फर्नीचर विच इज बॉट फॉर सेल। फर्नीचर बेचने का हमारा कारोबार है, विच इज बॉट फॉर सेल। नहीं, फर्नीचर बेचने का हमारा कारोबार नहीं है। हमने फर्नीचर किस लिए लिया है? विच वॉज एक्वायर्ड फॉर सेल, नहीं फॉर यूज इन ऑफिस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर के ऑफिस में फर्नीचर की जरूरत थी। लोग आते थे, उन्होंने बैठना होता था, तो उसके लिए फर्नीचर की जरूरत थी। मार्केटिंग मैनेजर के दफ्तर में फर्नीचर की जरूरत थी। मार्केटिंग मैनेजर के दफ्तर में फर्नीचर की जरूरत थी। एडमिन ऑफिस में मार्केटिंग मैनेजर को भी हमने कोई कमरा दिया होता है, उसको फर्नीचर की जरूरत थी। फर्नीचर की परचेज पे 17 लगाने की इजाजत
फर्नीचर की परचेज पे, असल में फर्नीचर ना यहाँ पे स्टॉक नहीं है, फर्नीचर है, फर्नीचर की दुकान नहीं है हमारी, हमने फर्नीचर लिया है फॉर यूज इन मार्केटिंग मैनेजर ऑफिस, तो फर्नीचर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है। तो अगर आप आके देखें पॉइंट नंबर आई में पेज 449 पे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर की परचेज पे 17 नहीं लग सकता, हाँ अगर फर्नीचर बेचने के लिए लिया तो लग सकता है। अगर फर्नीचर तो बेचने के लिए लिया ही नहीं, ये तो हमने मार्केटिंग मैनेजर के दफ्तर में इस्तेमाल के लिए लिया है। तो ये वो जो एडमिन ऑफिस एक दिन बना के डायग्राम में दिखाया था, ये वो वाला अभी जो आपको डायग्राम दिखाई बनेगा, इस फर्नीचर की परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है। बता दें जी, ये इनपुट इसका अलाउड है या नॉट अलाउड है, सेक्शन 8 का पॉइंट आई, उसकी रोशनी में इनपुट नॉट अलाउड है, लिख लें। इसकी परचेज पे 17 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? ओहो, ये तो 6.5 लाख में पड़ा है, इसकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है। अब क्या करें, माइनस कर दें इसे यहां से, ताकि इसकी परचेज पे कहीं 17 ना लग जाए। कितना, इसमें कितना फर्नीचर पड़ा है? 45। अब आप लगा दें 17%, 103। ओके, आ जाइए जी वापस पढ़ें। Okay. MA purchased 150 bags of cement covered under third schedule for the construction of bungalow for managing cement was purchased wholesale price of 400 और retail price is 500। पहले तो मुझे बता दें, ये हमारी परचेज है या सेल है? परचेज है। बताइए क्या करना है, 500 पे परचेज रिकॉर्ड करेंगे या 400 पे? अच्छा भाई, होंडा का ओनर जाए बाजार और बाजार जाके 6 टायर खरीदे और दुकानदार को कहे 5 टायर का बिल अलग बना दो, 1 टायर का बिल अलग बना दो। 5 टायर तो गाड़ी में इस्तेमाल हो जाएंगे, स्टेपनी का पता होता है ना, ये क्लास के बाद आ रहे हो, सर को क्या हो गया था, 5 टायर, तो 5 टायर गाड़ी में इस्तेमाल होंगे, 5 का बिल अलग बना दो, वो जो 1 टायर है उसका बिल अलग बना दो। मेरे बेटे कैसे कभी कभी दिल चाहता है डंडे के साथ टायर को घुमाए, तो छत पे मैं उसे भेज देता हूँ, फिर घुमाता रहता है, समझ रहे मैं मरीज पहुंच गया हूँ, तो वो उसका कभी भी दिल जाता है। तो ये परचेज, इसमें से 5 टायर बिजनेस की परचेज में चले जाएंगे, 1 बिजनेस की परचेज में नहीं जाएगा। परचेज ऑफ सीमेंट फॉर मैनेजिंग पार्टनर का घर, क्या ये बिजनेस की परचेज है? दिस इज परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पॉइंट नंबर जी पढ़ें पेज 449 पे।
सीमट एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, लिखें इधर सीमट एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यहां लिखें, यहां लिखें सीमट एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। बताएं जी, अब इसे परचेज में से माइनस कर दें, क्यों यार? ये इसके साथ मैं ये लिख दूं जिससे मैंने इसके साथ लिखा है, इनपुट नॉट अलाउड सेक्शन 8 का। यार ये इनपुट तो नॉट अलाउड है, इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब इस परचेज को मैं माइनस क्यों ना कर दूं अपनी परचेज से? मेरा तो दिल चाहे इसको कर दूं माइनस, दिल की नहीं माने ये बोलते हैं, इंक्लूड नहीं बोले। अच्छा चलिए सही, आप लोग ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा तो भाई इस एडजस्टमेंट में और इस एडजस्टमेंट में वो फर्क है जो जमीन और आसमान में फर्क है, जो आप में और साथ वाले में फर्क है। इसमें इस एडजस्टमेंट में वो खास बात है जो किसी आम में नहीं। ये तो आम सी एडजस्टमेंट है, ये देखिए खास एडजस्टमेंट थी। ये परचेज तो इसमें पड़ी थी, इसलिए ये परचेज तो इस डब्बे वाली फिगर्स में शामिल थी, इसलिए हमने इनको माइनस कर दिया। ये परचेजेस मेरे बिजनेस की परचेज नहीं है, अगर इस परचेज में पड़ी होती तो माइनस कर देते, लेकिन अभी इस परचेज में पड़ी नहीं हुई, तो क्या इस परचेज को अब रिकॉर्ड कर लें या इग्नोर कर दें? अच्छा, ये वाली परचेज हमारी परचेज थी बिजनेस की, वो सॉरी लॉ की नजर में जेन्युइन परचेज थी नहीं, पड़ी हुई थी, माइनस कर दी थी। ये वाली परचेज हमारे बिजनेस की जेन्युइन परचेज है क्या? परचेज में पड़ी हुई है, इसे क्या कर दें? इग्नोर कर दें। लेकिन वो एक लाइन है ना, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन्स, इसको लाइन एक लिखनी पड़ेगी। आप लोग लिख के आएंगे परचेज ऑफ सीमेंट, इग्नोर। अच्छे बच्चे लिख के आएंगे परचेज फॉर मैनेजिंग पार्टनर बंगला, जिस बेस पे डिसअलाउ कर रहे हैं। तो परचेज ऑफ सीमेंट फॉर मैनेजिंग पार्टनर बंगला, और देखिए आवाज आएगी, इसे कहते हैं नॉट अलाउड। यार एक और चीज मैंने कहा था आपको लिख जाया करें, वो मुझे भी याद आई। ये नहीं, ये जो 45 वाली है ना, इसको भी लिख दिया करें, परचेज ऑफ फर्नीचर, इसको भी लिख दिया करें। क्यों? ऐसे ही जरा वो थोड़ा एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ जाता है कि फर्नीचर की परचेज भी इग्नोर किया है। मैंने मान रहा हूं इसको माइनस किया, लेकिन ऐसे ही समझने के लिए इसको लिख दिया करें। ये बात तो समझ आ गई ना? अच्छा जी, 45 को क्यों माइनस किया? इंक्लूड था। सीमेंट को क्यों नहीं माइनस किया? आ जाओ इधर। अच्छा, ये एडवांस किस में बदलना है? सेल में, परचेज में? ये भाई याद रखिएगा यार, एडवांस जैसे फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, इंटेंजिबल्स अमोर्टाइज होते हैं, एडवांस या सेल बन जाता है या परचेज, दो ही ऑप्शन है, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं। एडवांस अल्टीमेटली या सेल के टी अकाउंट में जाता है, या एडवांस अल्टीमेटली परचेज के टी अकाउंट में जाता है। और ये बात इंट्रो में बताई जाती है, किसी और एंगल से शायद टीचर बताते हैं, लेकिन बात यही है। मिसाल के तौर पे होंडा एटलस कार वाले जनरल टायर को एडवांस दे आए, तो फिर अल्टीमेटली परचेज ऑफ टायर्स होगी। सरासिफ होंडा कार्स को 35,10,000 दे दें एडवांस में और गाड़ी ना लें, तो फिर अल्टीमेटली ये एडवांस जो होंडा वाले इसको सेल में डालेंगे जब कभी गाड़ी डिलीवर होगी। तो एडवांस इन द एंड अगले महीने या उससे अगले महीने या परचेज में चला जाता है, या एडवांस अगले महीने या उससे अगले महीने
सेल में चला जाता है। ये एडवांस बता दें किस में जाना है। नोमी का पता है ना, जो हमारे साथ खेलता था, नोमी की एक बात बता रहा है, कहते एडवांस ऑफ 2,68,000 वाज मेड, भूल गए, मुझे याद है, एडवांस ऑफ 2,60,000 वाज मेड टू नोमी, वाज रिसीव्ड फ्रॉम नोमी, वाज मेड टू नोमी। तो हजरात ये एडवांस पेड टू नोमी वाला है, रिसीव्ड फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, सेल में जाएगा, सेल में। एडवांस जब पे किया है, आप किसी दुकान पे जा, आप चीजें एडवांस पे कर देते हैं, तो पे करके तो परचेजेस होती है ना, तो दिस एडवांस विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू परचेज। और लिखा भी हुआ है फॉर परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल, हम पैकिंग मटेरियल खरीदने गए, उसका हमने एडवांस दे दिया। अच्छा, एडवांस के बारे में ना लॉ की एक प्रोविजन है जो हमने पढ़ी हुई है टाइम ऑफ सप्लाई में, वो सेल के एतबार से पढ़ी हुई है, आज आपको बता रहा हूं ये परचेज के एतबार से भी है। वो सेल के एतबार से पढ़ी थी, आज आपको बता रहा हूं ये परचेज के एतबार से भी है। आज पेज 441, supply of goods earlier at the time at which the goods are delivered, or when the time when the payment is received। ये टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है। तो इधर इस तरह लिख लें दोबारा, परचेज इज रिकॉर्डेड एट अर्लियर ऑफ द टाइम, परचेज इज रिकॉर्डेड एट अर्लियर ऑफ when the cash is paid or when the goods are received। When the cash is paid or when the goods are received। ओके, अब आप मुझे बता दें एडवांस किस महीने में दिया है, बता दें एडवांस किस महीने में दिया है, फरवरी में। तो लिखें आगे, यहां पे तो आपने कुछ लिख लिया होगा, फिर भी जगह बना के लिखें, प्रोबेबली गुड्स विल बी रिसीव्ड इन, यहां नहीं लिखा हुआ कुछ, गुड यहां नहीं लिखा हुआ, प्रोबेबली गुड्स विल बी रिसीव्ड इन, लिख लें कुछ भी लिख लें, गुड्स विल बी रिसीव्ड इन, बोलें आगे क्या लिखेंगे, इन मार्च और अप्रैल, कुछ भी लिख लें, प्रोबेबली फरवरी में नहीं, आफ्टर फरवरी भी अच्छा लफ्ज़ है, प्रोबेबली गुड्स विल बी रिसीव्ड इन मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल से जरा कॉन्सेप्ट बेहतर बन जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो प्रोबेबली गुड्स विल बी रिसीव्ड आफ्टर फरवरी या इन मार्च अप्रैल, जो भी लिख लें। अब बता दें हजरात गुड्स कब रिसीव, एडवांस होता ही पता है क्या है कि चीजें बाद में, तो अब बता दें चीजें कब आनी है, मार्च में, और एडवांस कब दे दिया, फरवरी में, तो अर्लियर कैश पे कर दिया, तो इसलिए परचेज में डाल दें, अर्लियर की वजह से परचेज में डाल दें, अर्लियर हो गया ये, तो इसलिए इसको परचेज में डाल दें। बता दें ये एडवांस आप परचेज में डालेंगे। अच्छा, पढ़ा तो नहीं हुआ, इंक्लूड तो नहीं है कहीं, इंक्लूड का लफ्ज़ एक ही दफा आया सवाल में, ये मैंने सर्कल लगा दिया था, इसके अलावा कहीं इंक्लूड का लफ्ज़ नहीं है। तो इसका मतलब है जो नीचे वाली सारी बातें ऊपर वाले डब्बे में नहीं पड़ी हुई, नीचे वाली सारी चीजें ऊपर वाले डब्बे में पड़ी सिवाय इस चीज के। तो अब इसको इंडिपेंडेंटली देखें, बस आराम से देखें कि एडवांस परचेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए एडवांस परचेज में, क्योंकि एडवांस दे दिया है इसलिए हमारी परचेज बन गई है। परचेज ऑफ पैकिंग एडवांस फॉर कितना, इनटू आगे आ जाए, पॉइंट 4, MA sold goods worth ₹52,000 to one of its, ये सेल। अच्छा यार एक चीज डिसाइड करनी होती है कि ये हमारी सेल है या परचेज है। अगर सेल है तो वर्किंग 3 में जानी होती है,
और अगर परचेज है तो वर्किंग वन में जानी होती है। एमए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹52,000 टू वन ऑफ इट्स कस्टमर ऑन 2 मंथ उधार। 2 महीने का उधार काफी लंबा उधार था, इस वजह से ना इस अमाउंट में 4% इंटरेस्ट डाल के उसने चीजें बेची हैं। द केड़ी वाली ये वाली द 52 was inclusive of interest, इसमें 4 पड़ा हुआ है, तो हम सेफली कह सकते हैं ये फिगर 104 पे पड़ी है, 104% पे। 117 पे नहीं सोचना, क्योंकि नीचे सारा लिखा हुआ है ऑल ऑफ द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। 117 नहीं सोचना, 104 पे पड़ी है, इसमें इंटरेस्ट पड़ा है। अब क्या करें? व्हाट इज VOS? व्हाट इज VOS? व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई? 52 में अगर इंटरेस्ट पड़ा है तो 4 से मल्टीप्लाई करके तो इंटरेस्ट निकलेगा। मुझे तो 4 नहीं चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 50 इज VOS। सोल्ड टू कस्टमर लिखा हुआ है तो सेल में डाल देते हैं। चले जी, रजिस्टर्ड वाली में डाल दें सेल कस्टमर को। 52 में इंटरेस्ट पड़ा हुआ था, इंटरेस्ट पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। ओके, यू आर एंजॉइंग? आई एम एंजॉइंग टू। 2 दफा मैं एंजॉय कर रहा हूं। TOO वाला आपने थ्योरी साथ साथ पढ़ी है? तो आपके चेहरे से तो कुछ कहीं कहीं परेशानी के साथ लग रहे हैं, जैसे आपने चीजें पढ़ी नहीं। सारे लेक्चर लिए हैं ये 9, 10 जितने हो गए हैं। 10 छोड़े हुए हैं। कौन से? ये सेल्स टैक्स वाले? अच्छा, तो ये सेल्स टैक्स तो पढ़े हैं ना साथ साथ। ओके, चलें जी। 0.5 पेज 441, 440, 439, 438। क्या लाई? सप्लाई की डेफिनेशन पढ़े। सप्लाई की डेफिनेशन में क्या शामिल है? गिफ्ट। लेकिन गिफ्ट की जो असल डेफिनेशन है ना, वो है ट्रांसफर ऑफ हक टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। तो इसमें आप सैंपल भी लिख लें। गिफ्ट असल में सैंपल ही होता है जो आप कस्टमर्स को देते हैं, तो सैंपल्स भी गिफ्ट में आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई बंदा चीजें बेचेगा नहीं तो या तो गिफ्ट देगा लोगों को या सैंपल के तौर पे बांटेगा। ये कौन सा पेज है? 438। तो 438 पेज के ऊपर ये आ रहा है कॉन्सेप्ट। गिफ्ट मींस, गिफ्ट में ये सैंपल भी शामिल है। तो सैंपल ये जो लोग बांटते हैं ना, ये मजे की बात सुने, इस पे भी टैक्स वालों को गुस्सा चढ़ता है कि आपको पैसों की चीजें बेचनी चाहिए थी, तो इस पे भी मोहतरम फिर टैक्स लगेगा। एमए डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स ऑफ वन ऑफ इट्स न्यू डिटर्जेंट जीटा। ये ऐसा जबरदस्त डिटर्जेंट है, कपड़े पे दाग बाद में लगता है, ये पहले साफ कर देता है। अमंग कॉर्पोरेट क्लाइंट, द वैल्यू ऑफ दीज, दिल के दाग नहीं धोता ये। द वैल्यू ऑफ दीज सैंपल्स अमाउंटेड टू 65,000। तो लिखें, अगर ये ना सैंपल के तौर पे दिया जाता तो बेचा जाता। अगर ये सैंपल के तौर पे ना दिया जाता तो बेचा जाता। इसलिए सेल में डाल दें। मुक गया।
सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई सैंपल्स की जी 65। अच्छा जी, सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी। सेल्स टैक्स क्रेडिट का नाम होता है असल में, क्रेडिट इसलिए इसको कहते हैं कि ये माइनस होता है फेस पे, तो सेल्स टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है इनपुट, इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी 285। ठीक है जी, डू नॉट टेक मोर देन 50 to 55 सेकेंड्स, सवाल का फेस बना लें। ऐसा करते हैं, पहले वर्किंग 1 2 3 मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं आपको टाइम देता हूं। वर्किंग 1 2 3 मेरे साथ मुकम्मल करवा दें। स्केलेटर्स हाथों में पकड़ें। 197, व्हाट इज दिस? इनपुट। और अभी नहीं वर्किंग 2, पहले वर्किंग 3। 1080। चलें 10। जबरदस्ती एग्जाम सेल डालें, नहीं बेच रहे बकरे, नहीं बेच रहे होली क्रॉन, नहीं बेच रहे हम चीजें, ये जबरदस्ती कहां से एग्जाम सेल डालें? 1580। कल तैयार तो होके आइएगा, ये सिलवटे ना पड़े कपड़ों को, 2-3 क्लासें इकट्ठी लेनी पड़ेंगी आपको। ये 1580। अच्छा जी, इनपुट बोले 197। ये सेल है, ये पुट है जी। बताएं किसको किस पे तकसीम करना है? 197 को डिवाइड करना है 1580 पे और मल्टीप्लाई करना है 1080 से 135। और 197 को डिवाइड करना है, किसी ने कैलकुलेशन के लिए कोई बंदा तो नहीं रखा हुआ, खुद ही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन। 197 डिवाइडेड बाय 1580 मल्टीप्लाइड बाय 500, 62। ये ना पूछिएगा अब जीरो कैसे निकला। 197 डिवाइड बाय 1580 मल्टीप्लाइड बाय 0 is equal to 0. Now you have 45 seconds, फेस बना लें। छोटे छोटे सवाल 4-5 एडजस्टमेंट्स वाले हमें क्लास में करा देते हैं और बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स वाले टेस्ट में डाल देते हैं। तो कल ज्यादा एडजस्टमेंट्स वाले कर लेंगे, कल जरा नजर मारे क्वेश्चन 2 कर लेंगे, इकट्ठे बैठ के कर लेंगे, कोई मसला नहीं, बड़ा वाला कर लेंगे सवाल, तो इसलिए परेशान ना हो। 62, इस कैलकुलेटर नहीं पकड़ाना तूने। 197 डिवाइड बाय 1580 मल्टीप्लाइड बाय 500। असल में ये जो फिगर्स हैं ये अपोर्शन नहीं हुई हुई, इसको इन पे अपोर्शन करना है। 4 सवाल मैं ज्यूम कर रहा हूं आप होमवर्क वाले कर चुके हो, फिर तो फौरन आप बताते ये कैसे आया। ओके, हाथ खड़ा कर दें, पेबल टू गवर्नमेंट आ गया तो एक। साथ वाले को तंग करें, उसे कहें यू आर टेकिंग टू मच टाइम, you're not supposed to sit with me at least next time.
हुआ मिस्टर मुलाकात एसोसिएट्स, यूर राइट, एओपी है क्योंकि मैनेजिंग पार्टनर का लफ्ज भी आ रहा था ना। लेकिन इधर तो एओपी का न्यूमेरिकल, कंपनी के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इधर तो आपको कंपनी के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ये तो सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल तो सबका एक ही होता है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2016 जी। अच्छा, इसका बता दें क्या बनेगा। ये डेड हो जाएगा, ये रिफंड हो जाएगा, ये फेस पे माइनस हो जाएगा। पहले रिफंड वाला लिख लें। रिफंडेबल ऑन 0 रेट 62। अच्छा जी, आप शुरू कराएं। 1080 इंटू 17%, 184 लेस इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल प्लस वो जनवरी वाला ब्रॉड फॉरवर्ड। इनपुट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी इज 45 जी। कंपेयर्ड विथ कितना माइनस करने को दिल चाह रहा है, लोअर क्या आ रहा है, कितना माइनस करने दिया, कितना फिर कभी माइनस कर लेंगे, $380 माइनस 166 लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट मशीन नहीं है, नहीं है तो 3% फर्दर टैक्स ऑन payable to government। रिवाइज करें कल वाला। सेक्शन 8B और सेक्शन 10 का 1। सेक्शन 8B और 10 का 1। जी आए इधर। A registered person shall not be entitled to minus input exceeding 90% of output। तो 90% तक माइनस हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकता। एक्सेस, अब किताबों में नजर रख, एक्सेस shall be carried forward and will be considered as input of next month। अब ये 214 मार्च का बनेगा और आपको पता है ये बैक एंड से जनवरी से चलता आ रहा है, 245 जनवरी से चलता आ रहा है, फिर भी माइनस नहीं हो सका। अब फरवरी का पार्ट बन के मार्च कैरी फॉरवर्ड, अप्रैल कैरी फॉरवर्ड, मई कैरी फॉरवर्ड। जब जून आएगा तो जून में कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पर आपको अगस्त के महीने में ये रिफंड मिल जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन 8B। इसके लिए सेक्शन 10। अब मजा आ रहा है क्योंकि वो उसी एक पेज पे बार बार जा जा के आप अक गए थे, अक्के हुए बच्चे। सेक्शन 10 इस 62 का क्या करना है। द एक्सेस शैल बी रिफंडेड विद इन
45 days ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम। इसका 45 दिन में आपको रिफंड मिल जाएगा। फरवरी की रिटर्न आप जमा कराएंगे 15 मार्च को और उसके 45 दिन में आपको रिफंड मिल जाएगा। सो दैट इज अबाउट सेक्शन 8B एंड दैट इज सेक्शन 10(1). लेकिन सेक्शन 8B और 10 की ना हेडिंग थोड़ी सी ऐसी है कि उनसे समझ नहीं आता दोनों का डिफरेंस। देख लें आप 8B और 10 की डेफिनेशन हेडिंग जो है वो बिल्कुल इस तरह की है कि डिफरेंस समझ नहीं आता, लेकिन यहां पे देख के आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। ओके चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आज की क्लास शुरू करते हैं फॉर्मली। सेक्शन निकाल लें अब आप 11। लेट्स स्टार्ट दी क्लास। आज बस 20-25 मिनट हम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी है ना, तो बस अच्छा ठीक है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, बस 20-25 मिनट अब पढ़ेंगे हम। अच्छा ये अगले सफे में इनकम टैक्स में क्या चीज है, ये चैप्टर 15 में आपको समझ आएगी, इसको छोड़ दें। वर्सेस सेल्स टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है, ये एक होता है घूरना, एक होता है बार्किंग। क्या कहते हैं आप इसको उर्दू में? भौंकन छोड़ें। अच्छा, एक होता है बाइट, काटना। टीका किसके बाद लगवाना पड़ता है? डॉगी घूर के चला गया, अम्मी टीका लगवा दे, अम्मी टीका, पागल है, इन्हू ले जाओ, इन्हू टीका ही लगवाओ। यू हैव टू पे द टैक्स। अब आपको टीका लगवाना पड़ेगा। यू हैव टू पे टैक्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा इसमें ना एक वो अंग्रेजों का जो मुहावरा है ना उसे फारग कर दें कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, वो अंग्रेजों का मुहावरा फारिग कर दें, वरना आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे वाला डॉगी है ये घूरता है, फिर बार्क करता है, फिर बाइट भी करके जाता है। तो अच्छा, अब सेल्स टैक्स वाले जो हैं वो कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं? एक टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करा दी, एक टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करवा दी। ये टैक्स पेयर है, मिसाल के तौर पे मुलाकात एसोसिएट, इसने अपनी ये रिटर्न बनाई और 15 मार्च को जमा करा दी। ये इसने रिटर्न जमा करवा दी। हुकूमत वालों ने इसका क्या शुरू कर दिया? ऑडिट। ऑडिट में हुकूमत ने कहा कि मोहतरम आपने 70 गाड़ियां सेल में डाली हुई हैं होंडा, हमें तो लग रहा है 80 गाड़ियां बेची हैं आपने। ऑडिट शुरू हो गया, 70 की बजाय 80 गाड़ियां बेची हैं आपने। फिर थोड़े दिनों बाद हुकूमत आके क्या कहेगी? हमने ऑडिट मुकम्मल हो गया, वजह बताओ, क्यों ना 10 गाड़ियां तुम्हारी सेल में और डाल दें, हमारे पास तो उनके बिल वगैरह भी आ गए हैं, वजह बताओ क्यों ना 10 गाड़ियां। और इस अरसे में क्या हुआ होगा? ऑडिट मुकम्मल हुआ होगा ना, इधर ऑडिट शुरू हुआ होगा, इधर ऑडिट मुकम्मल हो गया होगा। ऑडिट मुकम्मल होकर हुकूमत ने क्या सवाल किया होगा? वजह बताओ। डर हम इसी दिन से गए हैं जब से हमारा ऑडिट शुरू हो रहा है, लेकिन इधर अब उसने अगला काम भी शुरू कर दिया। तो अब हुकूमत पूछ रही है वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब यहां पे आपके पास ना जरा फोकस कीजिएगा, यहां आपके पास दरख्त पे चढ़ने का मौका होता है। यस इट इज, व्हेनेवर ही बार्क्स यू कैन जंप ऑन ट्री। तो शाख टूट जाए वो आपको पता है और बात है, बट यू कैन इफ यू वांट। यहां पे ना एक चीज लिख लें, टैक्स पेयर को रिप्लाई का मौका होता है। यहां पर रिप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्ट यहां पे। उन्होंने क्या कहा है? वजह बताओ, वजह बताओ क्यों ना तुम्हें बार्क करूं। आपने कहा जुम्मे यार मैंने चिट्टे कपड़े पहने यार, छट दे यार, जुम्मे के बाद देख लेंगे। तो वजह बताओ क्यों ना तुम्हारी सेल में 10 गाड़ियां और डाल दें। अगर आपका रिप्लाई मुतमईन ना हुआ तो फिर जवाब क्या आएगा आपके घर?
असेस कर लिया जाएगा आपको, फिर आपको टैक्स वाले असेस कर लेंगे। असेस होता है ना जज करना, फिर टैक्स वाले आपको असेस कर लेंगे। याद रखिएगा असेसमेंट ऑर्डर जब घर आ जाएगा तो फिर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इट वाज ऑल। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पेज 452। ये ना 7 जुर्म है। 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जुर्म पढ़ लें। अ पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न, ये जुर्म लग रहा है आपको? अ पर्सन, कुछ नहीं यार, बुलेट लगे हुए हैं, छोड़। अ पर्सन पेज लेस टैक्स ड्यू टू मिसकैलकुलेशन, कितना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, मिसकैलकुलेशन हो सकती है, ये भी जुर्म है। हाँ जुर्म छोटे नेचर का, कैलकुलेशन में गलती होगी लेकिन जुर्म तो है ना। अ पर्सन हैज नॉट पेड द टैक्स ऑन सेल मेड, सेल कर दी, 5,10,000 हुकूमत को जमा नहीं कराया। पर्सन हैज मेड दी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, 5,10,000 की बजाय 5,08,000 जमा करा के आ गए। क्लेम्ड इनपुट, टैक्स क्रेडिट का लफ्ज काट दें बेशक, इनपुट आसान लफ्ज से खाली। तो क्लेम्ड इनपुट और ए फंड विच इज नॉट अलाउड, तो इनपुट ज्यादा माइनस कर लिया, यानी 380 माइनस कर लिया, जरा 380 इधर माइनस कर लिया, तो इट इज नॉट अलाउड, ये तो नहीं अलाउड। तो क्लेम्ड इनपुट विच इज नॉट अलाउड, या फिर वो फेक इनवॉइस वाला इनपुट माइनस कर लिया, ये भी एक जुर्म है। वे ड्यू टू कोलूजन और डेलिब्रेट एक्शन, टैक्सेस नॉट लगा, टैक्सेस नॉट लगा। सर आसिफ को होंडा ने आंख मारी, सर ने कहा ठीक है 30 लाख, होंडा ने कहा 30 लाख, बाय बाय। वे ड्यू टू कोलूजन, दो बंदों का आपस में, वे ड्यू टू कोलूजन और डेलिब्रेट एक्शन, इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से टैक्सेस नॉट लगा और शॉर्ट लगा, 5,10,000 की बजाय 5 रुपए कर लो, और शॉर्ट लगा और गलती से वापस कर दिया। गलती से टैक्स वापस, हुकूमत कई दफा आपको रिफंड करती है पैसे, तो गलती से वापस कर देती है ज्यादा। ओके, या पॉइंट 4 भी यही है, लेकिन इधर आप कोलूजन और डेलिब्रेट एक्शन नहीं है। गलती से सर आसिफ और राना टोंगा वाला बिल आगे पीछे हो गया, तो सर आसिफ को 30 लाख की गाड़ी चलेगी, यहां जानबूझ के नहीं किया ऐसा। वेयर ड्यू टू इनएडवर्टेंस और एरर, इनएडवर्टेंस एक ही चीज होती है, समझ तो आप गए होंगे। वेयर ड्यू टू इनएडवर्टेंस और एरर, टैक्सेस नॉट लगा, लगा ही नहीं टैक्स, शॉर्ट लगा, कम लगा दिया टैक्स, या गलत हुकूमत ने आपको क्या कर दिए, पैसे वापस कर दिए। ये कितने जुर्म हो गए? 7। इन सारे जराइम की एक ही सजा है कि आपको असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा घर, आपको घर में क्या आ जाएगा? असेसमेंट ऑर्डर। इन सारे जराइम की एक ही सजा है आपको, लेकिन उससे पहले जो होगा ना वो मैंने आपको दिखा दिया है, उससे पहले जो होगा। लेकिन इन सारे जराइम की एक ही सजा है, आपके घर क्या आ जाएगा? इन सारे जराइम की एक सजा है कि दे विल कम एंड दे विल बाइट यू, सो यू हैव टू पे द टैक्स, आपको टीके लगवाने पड़ेंगे, यू नो द ऑप्शन। चलें जी, ये सजाएं पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़े, पहले बंदे को सजा देनी है। पॉइंट 1, एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, सजा कौन देगा? मौत का फरिश्ता नहीं, ऑफिसर ऑफ शैल मेक एन असेसमेंट ऑर्डर, क्या कर देगा? आपके घर कौन सा ऑर्डर भेज देगा? लेकिन यार द ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ शो कॉज नोटिस, ऑब्वियसली ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ, ऐसे ऐसे वजह तो आपसे पूछी जाएगी ना, वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों एक्शन लिया जाए, तो ये तो ऑब्वियसली बात है। द ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ शो कॉज नोटिस, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसको आप प्री रेक्विजिट नहीं जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अगर ज्यादा अंग्रेजी आती है, माशाल्लाह आती है आप लोगों को, प्री रेक्विजिट, ये तो प्री रेक्विजिट है, ये तो नेसेसरी है, ये तो बहुत जरूरी है कि आप असेसमेंट ऑर्डर से पहले क्या भेजें, तो ऑर्डर के ऊपर लिखें असेसमेंट ऑर्डर, द असेसमेंट ऑर्डर शेल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ शो कॉज। तो स्काई ब्लू में जरा सजा पढ़ लें। ओ भाईजान आसमान नहीं देखना, इधर देखें स्काई ब्लू में,
An officer shall make an assessment order of tax. The order shall be passed after giving a assessment order में ना आपको पेनल्टी भी लग जाती है, जुर्माना, और लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी लग के आता है, एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। पेनल्टी भी लग जाती है, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है आपको। अच्छा यार, ये जो शो कॉज नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर अगर आपके घर आ जाए ना, तो ये इसे कहते हैं बदनामी। कई बच्चे भी होते हैं ऐसी, डॉगी काट लेते हैं, दोस्तों को बताते ही नहीं, यार क्या कहेंगे डॉगी काट लिया है। तो इसी तरह ये बहुत बड़ी बदनामी है कि आपके घर क्या आ गया, असेसमेंट ऑर्डर आ गया। शो कॉज नोटिस उससे पहले आया, बाद में असेसमेंट ऑर्डर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि अब मैं इससे बचूं, तो आपके पास एक तरीका है। आपने रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो जाके फाइल कर दें। अब हुकूमत कहेगी मैंने जो आपको शो कॉज नोटिस वगैरह भेजे वो मैं वापस लेती हूँ, सॉरी यार। इफ अ पर्सन फाइल्स द रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट, हालांकि जुर्म कर चुका था, ड्यू डेट को जमा नहीं कराई थी, लेकिन बाद में ख्याल आया चल यार जमा करा देता हूं, एंड पेज द टैक्स, लेकिन उसको लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और जुर्माना वगैरह भी देना पड़ेगा। तो फिर ये जो शो कॉज नोटिस है और ये जो असेसमेंट ऑर्डर हुकूमत की तरफ से आपको आया था, शेल बी कैंसल्ड, वो फिर हुकूमत इसको कैंसिल कर देगी। वो कहेगी अब तो आप खुद ही अपना टैक्स लेके आ गए हो, शेल बी कैंसल्ड। तो डॉगी खुद ही आके कहते यार मैं ही इसको रिवर्स कर देता हूं, परेशान ना हो, मैं पट्टी भी कर लेता हूं। अच्छा, आगे तो कुछ भी नहीं है यार, वही है। अगले की सजा बताएं। एन ऑफिसर शेल मेक एन असेसमेंट ऑर्डर ऑफ टैक्स, वही लाइन, एन ऑफिसर शेल मेक एन असेसमेंट ऑर्डर ऑफ टैक्स, और नीचे भी वही लाइन, द ऑर्डर शेल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ शो कॉज नोटिस। ये तो रेपिटेशन है, बल्कि दोनों पॉइंट इकट्ठे ही हो जाते तो भी कोई हर्ज नहीं था। पॉइंट 3, वे ड्यू टू कोलुजन डेलिबरेट एक्शन टैक्स इज नॉट लगा और शॉर्ट लगा और गलती से वापस कर दिया आपको, सजा सुने इसकी। एन ऑफिसर शेल इशू अ शो कॉज नोटिस, और आगे लिख लें आफ्टर दिस ही विल गिव असेसमेंट ऑर्डर, वो तो जाहिर सी बात है, आफ्टर दिस ही विल गिव असेसमेंट ऑर्डर। लेकिन उसने लिखा नहीं, लॉ बनाने वाले ने, इंप्लाइड थी बात थी। 4 भी तो वही है, सॉरी ये देख लें, ऑफिशियल इशू शो कॉज नोटिस, ऑफिशियल शो कॉज नोटिस दे देगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, अच्छा काट दें। ये जो अगला पॉइंट है ना, ये मैं आपको पढ़ा तो देता हूं, लेकिन ये मैं आपको इनकम टैक्स के एतबार से पढ़ा रहा हूं। सेल्स टैक्स के एतबार से भी टैक्स काटने का एक तस्वुर है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इनकम टैक्स के एतबार से एक मिसाल दे रहा हूं। सारी मिसाल सुनने के बाद आपने बस याद रखना है, ये बात मैंने सेल्स टैक्स के पेपर में लिख के आनी, इनकम टैक्स मैंने लिख के आनी। तो बात सिंपल सी, वेयर राइज fail to withhold tax on Sarasif salary, where Rice fail to withhold tax on Sarasif salary, जहां राइस सरासिफ की सैलरी पर टैक्स काटना बोले भूल जाए तो बस, और विद होल्ड इट, या टैक्स तो काट लें लाख पे 20,000 पे, बट फेल्स टू डिपॉजिट टैक्स इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। सजा यार वही है, सजा तो वही है। एन ऑफिसर शेल डिटरमिन द डिफॉल्टेड अमाउंट आफ्टर गिविंग अ शो कॉज नोटिस, देने के बाद आपको बता देंगे आपकी कितनी डिफॉल्टेड अमाउंट है। तो जी ये राइस को आएगा शो कॉज नोटिस। लेकिन ये बात अनलकीली हमने इनकम टैक्स के एतबार से समझी है, लेकिन पेपर में कोई ऐसे अल्फाज नहीं लिखने, पेपर में बस एज इट इज ये लिखाना है। तो ओके,
यार इसके लिए ना, इसके लिए हुकूमत के पास 5 साल का टाइम है, तो देखिएगा, और इसके लिए हुकूमत के पास, ये टीपी रिप्लाई छोड़ें बीच में, इसके लिए हुकूमत के पास 120 दिन है। यार मैं आपको कह सकता हूं कि जो बार्किंग कर रहा होता है डॉगी, वो 120 सेकंड में काट ही लेता है। कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं करा। जो बार्किंग कर रहा होता है, बार्किंग तो एक बार याद रखिएगा इंटेंशन होती है। मेरा प्रोग्राम है आज, भूख लगी हुई है मुझे, मेरा प्रोग्राम आज तेरे पे है, तो इट इज बार्किंग। तो बार्किंग वाला 120 सेकंड में काट ही लेता है। तो हुकूमत को कहा जा रहा है, जब आप उससे आके होंडा को कहो ना कि वजह बताओ, क्यों ना तुम्हारी 10 गाड़ियां और सेल में डाल दी जाए। अगर 120 दिन में हुकूमत वो होंडा वजह ना बता पाए, तो फौरन बस इसको कहो कि असेसमेंट ऑर्डर आपके घर भेज दिया और आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इधर 5 साल का अर्सा, इधर 5 साल का अर्सा। 5 साल के अरसे का क्या मतलब है? 5 साल के अरसे का ये मतलब है कि आज है 2021 का साल, मैंने 2012 में रिटर्न जमा कराई, हुकूमत ने 2021 में मुझे शो कॉज नोटिस भेजा। हुकूमत को कहूंगा मैं, ठीक है, ये टैक्स पे लेवल है मेरा, हुकूमत को कहूंगा मैं मैंने रिटर्न जमा कराई 2012 में, हुकूमत का भाई 2000, वजह बताओ क्यों ना 10 गाड़ियां सेल में डाल दी जाए। नसो है तुम 5 साल पूरे। ओ यार, कायदे आजम के जमाने के रिकॉर्ड तो नहीं हमने संभाल के रखे होंगे। अब तुम लोगों को थोड़ा सा लीवरेज दे दिया, तुम लोग 1998 की सेल पकड़ लेनी है हमारी। तो इसलिए लोग भी 5-6 साल के रिकॉर्ड संभाल के रखते हैं, इतने ज्यादा रिकॉर्ड संभाल के नहीं रखे होते। आपको तो 5 साल भी सुन के लग रहा होगा इतने ज्यादा साल, बस हैं, बस 5 साल हैं। तो लॉ मेकर कहते हैं 5 साल के रिकॉर्ड संभाल के रखो, 5 साल का ऑडिट कभी भी शुरू हो सकता है। तो मुझे अब ये बता दें कि आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, उमर हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ मार्च 12 इन अप्रैल 12। उमर ने मार्च 2012 के साल की रिटर्न कब जमा करा दी? अप्रैल 12 2012। वैसे 15 मार्च तक जमा करा सकता था, 15 अप्रैल तक, सॉरी 15 अप्रैल तक जमा करा सकता था, लेकिन 2-3 दिन पहले जमा करा दी, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। एक बात याद रखिएगा, इसी दिन टैक्स भी पे हो जाता है जिस दिन आप क्या जमा कराते हैं, रिटर्न। उमर हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ मार्च 12, उमर ने मार्च 12 के साल की रिटर्न जमा करवा दी ऑन 12 अप्रैल 2012, और टैक्स भी कब पे कर दिया होगा? 12 अप्रैल 2012 को क्या पे कर दिया होगा? टैक्स। ही ऑल्सो पेड द टैक्स ऑन सेम डेट। ठीक है, अब ना 5 साल आपने कब से गिनने शुरू करने हैं? इसमें 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, 31 मार्च से गिनना शुरू कर दें। ये भी थोड़ी लॉजिकल लग रही है क्योंकि ये हमारे महीने का एंड है। दूसरी ऑप्शन, 12 अप्रैल 12 से 5 साल गिनना शुरू कर दें, 5 साल तक हुकूमत पकड़ सकती है ना हमें। तीसरी ऑप्शन, 15 अप्रैल 12, वो जो ड्यू डेट थी रिटर्न जमा कराने की, तो इसको तो छोड़ें, 15 अप्रैल। हमारे महीने का एंड क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च की रिटर्न कब जमा करवानी है? हाँ, तो ऐसी सूरत में हजरात 5 साल 12 अप्रैल से गिनना शुरू करेंगे, जिस दिन आपने क्या किया? टैक्स पे किया, और साथ क्या जमा करवाई? रिटर्न जमा करवाई। ये जरा बात पढ़ने समझ आ रही है? सो अंडर द गिवन सिनेरियो, द लास्ट डेट बाय विच शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड इज 12 अप्रैल। What is the last date by which show cause notice can be issued? 12 अप्रैल 17। 12 अप्रैल 17 की रात तक डरते रहे कहीं ऑडिट ना शुरू हो के शो कॉज नोटिस आ जाए हमारे घर, तो इसलिए 12 अप्रैल तक हुकूमत को शो कॉज नोटिस भेजना चाहिए। अगर उसके बाद हुकूमत भेजती है तो हम कहेंगे चलिए, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ना कीजिएगा, बहुत अगले बंदे की शान के खिलाफ है ये बात।
और ऐसी चीजें सीखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट देने के लिए बात की जा रही है। ओके, पॉइंट 5 पढ़ें जी। शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन 5 years ऑफ द रेलिवेंट डेट को मैं कल डिफाइन कराऊंगा। ये ना टैक्स पे करने की डेट होती है, टैक्स पेमेंट की डेट होती है। शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन 5 years ऑफ द रेलिवेंट डेट। बस ठीक है, आगे रहने दें। 120 दिन वाली बात को कल लॉ से पढ़ लेंगे। ये लाइन पढ़ें और ये लाइन पढ़ दें। इस लाइन का मतलब बता दें। नोटिस कौन सा? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस स्पेसिफाई द ग्राउंड्स। ग्राउंड्स उस पे बताए होंगे कि 70 गाड़ियां तूने सेल में डाली थी, हमारे ख्याल से 80 गाड़ियां सेल में डालनी चाहिए थी। ये तो बात आसान है ना। द नोटिस शैल स्पेसिफाई द ग्राउंड्स एंड द ऑफिसर शैल कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पर्सन। यार ये वो रिप्रेजेंटेशन ना, एक्सेलेंट, ये वही रिप्लाई है जो कि टैक्स पेयर ने किया है। शो कॉज नोटिस जब आपको आ जाएगा तो ऑफिसर ऐसे नहीं असेसमेंट कर देगा, आपके रिप्लाई का इंतजार करेगा। द ऑफिसर शैल गिव रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट देगा। कंसिडर करने का क्या मतलब है? आपकी बात तवज्जो से सुनी जाएगी, फिर असेसमेंट ऑर्डर आपके घर में। असेसमेंट ऑर्डर तो बदनामी है, उसके बाद तो सीधे टिम्मी अस्पताल जाना पड़ता है टीके लगवाने के लिए। तो इसलिए हजरात असेसमेंट ऑर्डर के शो कॉज नोटिस के बाद आपको किस चीज का मौका दिया जाएगा? टीपी को रिप्लाई का मौका दिया जाएगा। ठीक है यार, बस पास पेपर शुरू करें। क्वेश्चन 54। ये थ्योरी के पास पेपर मैं कहता हूं जूम पे कर लें, आप उधर आते नहीं हैं। क्वेश्चन 54 पॉइंट ए, एनी 6 situations in which input is not allowed to be minus against output। कुछ 6 सिचुएशंस बता दें जब इनपुट आउटपुट से माइनस नहीं हो सकता। फेक इनवॉइस और वो सारी चीजें। एक्सपोर्ट्स which are outside the purview of zero rating that are intended to be re-imported, that are exported to countries specified by government and blah blah. Eligibility of refund if input is in excess of output payable for the month. इसको ना कल डिस्कस करेंगे। इसमें 2 सेक्शन है, 8B और 10, जो मैंने आपको आज बताए हैं। इसमें 2 सेक्शन है, 8B और 10। ये 2 नंबर का क्यों आया है ये फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ये 2 नंबर का वैसे सवाल बनता नहीं है। तो रिफंड, एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, असल में भाई ये तो रिफंड नहीं होता, ये तो कैरी फॉरवर्ड होके फिर अगस्त में रिफंड हो जाता है, ये और बात है। लेकिन ये वाला तो रिफंड होता है ना, तो इसलिए रिफंड के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपसे फिर बात करूंगा, कल कर लेंगे इस पर। ठीक है, ओवर।